कुछ जिज्ञासाओं के कारण मैं आज के विषय पूर्णमांत और अमांत मास को आपके सामने विस्तृत कर रहा हूँ, व्याख्यायित कर रहा हूँ। कुछ जिज्ञासा ये प्रकट हुई थी कि अमांत मास की गणना है, पूर्णमांत मास की गणना क्यों नहीं है। पंचांगों में पूर्णमांत मास हैं और अधिक मास में दो संक्रांतियाँ आ गई, आपके जो संक्रांति विहीन हैं, तो ये दुविधा वाली बात है, इसको स्पष्ट करना आवश्यक है। इसके लिए ये आवश्यक है कि हम ये समझें कि वास्तव में ये महीनों की उत्पत्ति कैसे हुई, दिन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका प्रारंभिक काल क्या था, विकास कैसे हुआ, सिद्धांत कैसे जुड़े। इन सब को समझते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ये बात समझने में बहुत कठिनाई नहीं होगी कि अमांत मास और पूर्णमांत मास की व्यवस्थाएं क्या हैं और किस प्रकार से प्रचलित हैं, कब से क्या प्रचलित थी, कब क्या प्रचलित हो गई और कैसे कैसे इसमें परिवर्तन होता गया और ये अमांत मास की उत्पत्ति सैद्धांतिक रूप से मान ली गई। देखिए, मैं आपको इसमें पहले तिथि का उद्भव बताऊंगा, फिर विकास बताऊंगा, पूर्णांत और अमांत मास की व्यवस्थाओं को आपको समझाने का यत्न करूंगा। देखिए, अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले अपन चंद्रमा की कलाओं को समझें तो चंद्रमा की जो कलाएं हैं, तो सबसे पहले भारतीय जीवन में इन कलाओं का सबसे अधिक महत्व रहा। प्राचीन काल में जब गणनाएं नहीं थी तो हमारे पास जो व्यवस्था थी वो चंद्रमा की कलाओं को देखने की थी। आकाश में दिन देखा जाता था, सूर्योदय होता था, सूर्यास्त होता था, एक दिन के बाद दूसरा दिन हो जाता था, एक बार दिन के बाद दिन बदल जाता था। महीनों की गणना के लिए हम चंद्रमा के ऊपर निर्भर रहते थे। चंद्रमा का जब दर्शन होता था, चंद्रमा बहुत पतला सा एक कर्ण, एक पतली सी धारी दिखती थी। द्वितीया को थोड़ा बड़ा हो जाता था, तृतीया को थोड़ा और बड़ा हो जाता था, चतुर्थी को और बड़ा हो जाता था, अष्टमी को वो आधा दिखता था और पूर्णिमा को वह इस प्रकार का पूरा चंद्रमा दिखता था। और पूनम से पूनम तक हमने महीने की व्यवस्था को इस प्रकार से परंपरा में और जीवन में प्रवृत्त कर लिया था। हमारे जीवन में ये प्रवृत्त हो गया था, ये जीवन में आ गया था, जनजीवन में व्याप्त हो गया था। और जनजीवन में व्याप्त होते होते हमारे पंचांग नहीं बने, गणनाएँ नहीं हुई थी, उसके पूर्व से ही चांदनी रात हमारे लिए बहुत महत्व रखती थी। और इस चांदनी रात के आधार पर हमारे यहाँ पूर्णमांत मास की व्यवस्था की जड़ें जमी। इनको समझने के बाद ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये अमावस्या दिखा रखी है, ये पूनम दिखा रखी है। पूनम का चांदनी रात दिखती थी, चंद्रमा धीरे धीरे बड़ा होता जाता था, चंद्रमा की 16 कलाओं को हम देखते थे और जब पूर्ण होता था तो उसको 16 कला मानी जाता था और फिर वापस ये धीरे धीरे घटते घटते अमावस्या के दिन लुप्त हो जाता था। इस प्रकार की व्यवस्था हमने पहले देखी थी। अब आप देखिए इसकी व्यवस्था को आगे कैसे बढ़ाते हैं, कैसे हुई थी, क्या हुआ था। देखिए, परंपरागत महीने पूर्णमांत रहे हैं, इनके नाम कैसे रखे गए। तो ये अनुभव आया कि जो पूनम के दिन नक्षत्र आ रहा है चंद्रमा का, जिसमें चंद्रमा है वो चित्रा में है तो चैत्र मास का नाम रखा गया, विशाखा में है तो वैशाख नाम रखा गया। इस प्रकार से पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र के आधार पर महीनों का नाम रखा गया। ये व्यवस्था कई वर्षों तक चलती रही, पर धीरे धीरे इसमें परिवर्तन दिखा, इसमें कुछ गड़बड़ दिखने लगी। वस्तुतः जो महीना चल रहा है उसके आधार पर जो चंद्रमा का नक्षत्र होना चाहिए वह ना आकर के थोड़ा आगे पीछे होने लगा। ऐसा होने पर हमारे मनीषियों को लगा कि इस व्यवस्था को सुधारना आवश्यक है और उन्होंने इसको सुधार करने का व्यवस्था की। और उस सुधार के कारण ही ये समय के साथ इसकी संगति नहीं बिगड़ने लगी, तो सूर्य संक्रांतियों से महीनों को संगत बनाने का व्यवस्था का प्रयोजन बना। और इस व्यवस्था को कैसे बना और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, इसको अब आपको समझाया जाता है। तो आपको सबसे पहले तिथि समझना पड़ेगा कि तिथि की सैद्धांतिक रूप से कैसे मानी गई। पहले तो क्या होता था, एक नक्षत्र एक तिथि मान ली जाती थी, परंतु नक्षत्रों का विस्तार जो आकाश में है एक जैसा नहीं है और न ही ठीक ठीक वो नक्षत्र राशि के साथ संयुक्त होते हैं, या किसी भी नक्षत्र का जो पैमाना है वो ठीक ठीक नहीं था। लगभग जरूर ठीक था, परंतु ठीक ठीक ना होने का कारण ये तय कर लिया गया कि हमको इसको गणितीय पैमाना बनाना पड़ेगा और गणितीय पैमाने के आधार पर तिथियों को स्पष्ट करना पड़ेगा। उसके आधार पर क्या किया गया, यहाँ देखिए, ये पृथ्वी है,
और ये सूर्य की दिशा दिखा रखी है। हमने मान लिया है कि पृथ्वी से सूर्य तक की जो दिशा है यह बिल्कुल एक है, ये अडिग है, जबकि चलायमान है, हम जानते हैं। परंतु क्योंकि हम पृथ्वी से देख रहे हैं, चंद्रमा को भी पृथ्वी से देख रहे हैं, तिथि का ज्ञान भी हमको पृथ्वी के कारण, पृथ्वी और सूर्य के कारण हो रहा है, तो पृथ्वी और सूर्य को हमने स्थिर मान करके इस व्यवस्था को प्रारंभ किया। तो क्या किया, तो इसको संदर्भ बिंदु, संदर्भ रेखा मान लिया गया। इसके आधार पर इस दिन जो आया वो अमावस्या हो गई, क्योंकि पृथ्वी इस 21 में जब चंद्रमा आया तो अमावस्या गिन गई, और यहाँ से ही ये चंद्रमा की स्थिति है। इसकी कोणीय दूरी को तिथि कहा गया। यहाँ आप स्पष्ट समझ लीजिए, मैं कोणीय दूरी बोल रहा हूँ। चंद्रमा की सूर्य के सापेक्ष कोणीय दूरी, सापेक्ष मतलब इसके संदर्भ में, पृथ्वी सूर्य के संदर्भ में ये जो कोण बना रहा है, इसको तिथि कहा गया। तिथि समय में परिवर्तित बाद में हुई, वस्तुतः इसकी परिभाषा कोणीय है, कोण के रूप में दी गई है। और यह कोणीय परिभाषा होने के कारण चंद्रमा की गति के आधार पर तिथि का जो मान है, समय का मान है, वो गड़बड़ हो रहा है। 19 घंटे से लेकर 26-27 घंटे तक एक तिथि का मान हो जाता है। इस विषय को मैं कभी फिर लूँगा। मेरा विषय अभी यही है कि तिथि की व्यवस्था किस प्रकार हुई। तो इस प्रकार से ये कोणीय दूरी को तिथि मान लिया गया, और जब ये 180 हो जाते तो पूर्णिमा का समाप्ति काल माना गया। और इस प्रकार से वापस जब ये यहाँ 0 अंश पे आ जाता है तो इस तिथि का अमावस्या माना गया, और अमावस्या से लेकर अमावस्या तक को महीना माना गया। वस्तुतः ये 29.53 यानी 29.5 दिन का, 100 दिन का एक महीना होता है, जो कि 63 दिन में 64 तिथियाँ होती हैं। वर्ष भर में 11 दिन छोटे पड़ जाते हैं, इसलिए अधिक मास की व्यवस्था करते हुए हमने सूर्य संक्रांति के साथ इसका तालमेल बिठाया, ताकि हमारी जो गणना है वह संक्रांतियों के साथ, ऋतुओं के साथ तालमेल बिठा सके। ये व्यवस्था प्रारंभ की गई और ये सिद्धांत रूप धारण कर ली गई, और सिद्धांत रूप से वास्तुतः इस सिद्धांत को हमने पंचांग के रूप में रख दिया, और जो परंपरा से व्यवस्था चल रही थी पूर्णमांत की, उसको हिंदी भाषी प्रदेशों में नष्ट नहीं किया गया। तो ये व्यवस्था का विकास हुआ, और इस विकास में अमावस्या से अमावस्या तक का महीना अमांत मास कहलाने लगा। अब किस संक्रांति में कौन सा महीना होता है, संगति कौन सी होती है, इसको समझ लीजिए। पहले संक्रांति मेष, पहला महीना चैत्र, दूसरी संक्रांति वृष, दूसरा महीना वैशाख, तीसरी संक्रांति मिथुन, तीसरा महीना ज्येष्ठ, चौथी संक्रांति कर्क, चौथा महीना आषाढ़, पांचवी संक्रांति सिंह, पांचवा महीना श्रावण। इस प्रकार से मेष वर्ष मिथुन कर्क सिंह कन्या, और चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विनी कार्तिक मार्गशीर्ष पौष और माघ और फाल्गुन मास की नामों की व्यवस्था संक्रांतियों के आधार पर कर दी गई। और मैंने इसीलिए बताया था, जिस संक्रांति में महीना नहीं आता, जिस महीने में संक्रांति नहीं आती, और यहाँ महीनों की व्यवस्था अमांत है, ये आपको पहले बता दिया गया है। तो गणना, जब भी सैद्धांतिक गणना होती है तो अमांत मास से ही गणना होती है। इसलिए आपने देखा होगा, वर्ष का जो प्रारंभ होता है, वर्ष प्रतिपदा आती है शुक्ल पक्ष से होती है, न कि कृष्ण पक्ष से। और हमारे पंचांगों में जो पूर्णमांत हैं, चैत्र का आधा महीना तो पहले आता है और आधा महीना बिल्कुल अंत में आता है वर्ष के। अब ये व्यवस्था है, मान ली गई है, समझ रहे हैं, परंपरा में व्याप्त होने के कारण उसको छोड़ा नहीं गया है, परंतु समझ सबको है कि ये व्यवस्था किस प्रकार है, क्यों है। अब देखिए कौन सी व्यवस्था कहाँ चलती है, कैसे चलती है। तो हिंदी भाषी प्रदेशों में परंपरागत मास की व्यवस्था चलती है, उनका प्रचलन है, पूर्णमांत मास का प्रचलन है। विशेषतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में इसका प्रचलन मिलता है। जो अन्य प्रदेशों में या सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक प्रांतों में अमांत मास का ही प्रचलन है। कुछ मास है, कुछ महीने, कुछ और अन्य प्रांत भी हैं जहाँ सौर मास चलते हैं। अब ये सौर मास क्यों चलते हैं, तो मैं आपको एक कारण बता देता हूँ। ज्योतिष में जो गणना की जाती है वो विक्रम संवत से नहीं की जाती। वहाँ वर्ष की गणना सूर्य की मेष संक्रांति से की जाती है। इस कारण से अहरगण जो निकाला जाता है वो मेष संक्रांति से निकाला जाता है, और उसमें शक संवत का प्रयोग किया जाता है। और शक संवत को अधिक गणित मान्य होने के कारण शक संवत का प्रयोग ज्योतिष के गणनाओं में अधिक होता है। और इस कारण से पंजाब, बंगाल, असम,
उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और केरल, वहाँ सौर मास चलते हैं और सौर मासों में ही चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ नाम रख करके काम चलता है, जबकि कुछ स्थानों पर मेष वृष मिथुन नाम के नाम से भी चलते हैं। ये व्यवस्था अलग है। मेरी आज की जो व्याख्यान था वह पूर्णमांत और अमांत मास के लिए था, क्योंकि ये जिज्ञासा हमारे एक जिज्ञासु ने उठाई थी। उस जिज्ञासा को शांत करना मेरा काम था। इस कारण से मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि पूर्णमांत मास और अमांत मास सैद्धांतिक रूप से अमांत मास की व्यवस्था को माना गया है। पूर्णमांत मास परंपरागत हैं और समाज में व्याप्त हैं, इसे छोड़ा नहीं गया है। पर गणनाएं जो भी हो रही हैं वो अमांत मास से हो रही हैं। अधिक मास आएगा अमांत मास से आएगा, नया वर्ष प्रारंभ होगा तो अमांत मास से होगा, और कोई भी गणना यदि होगी तो अमांत मास से होगी। इस प्रकार से इन गणनाओं में अमांत मास और पूर्णमांत मास, हमारे एक मित्र जसपाल जी मक्कड़ हैं, वो हमेशा कहते हैं हरीश जी आप यह बता दीजिए मुझे कि यार ये कृष्ण पक्ष चंद्रमा क्षेत्र शुरू हो गया और नया वर्ष क्यों नहीं शुरू हुआ। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत ज्योतिष पढ़ने आएंगे आप तो मैं आपको समझा दूंगा, और आपको क्या परेशानी हो रही है। इसमें परेशानी की तो कोई बात ही नहीं है। चैत्र को पहला महीना माना है अमांत रूप में, परंतु पूर्णमांत में जो व्यवस्था चल रही है वो मान्यता के हिसाब से है, कुछ प्रांतों में ही चलती है, सभी प्रांतों में नहीं है, और वो परंपरा है तो उस परंपरा को तोड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। परंपरा को तब तोड़ना चाहिए जब आवश्यकता हो, परंतु वस्तुस्थिति को समझना चाहिए। ज्ञान का विस्तार तभी होगा जब अवधारणाओं को समझेंगे और उन अवधारणाओं के आधार पर हम आगे से आगे इसका विकास करेंगे। आप सबको धन्यवाद। आप सबने मेरा सुना, विस्तार से सुना। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसके सिद्धांतों को समझाने में, इसके विकास में आप सहयोगी बनेंगे। मैं चाहता हूँ आप सबका सहयोग मेरे साथ हो, और इस सहयोग के कारण हम ज्योतिष के विविध पक्षों को, उसकी अवधारणाओं को और अधिक दृढ़ कर सकें। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। आप सबको नमस्कार, धन्यवाद। आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा ताकि ज्योतिष के सही अवधारणाओं का विकास हो। धन्यवाद, पुनश्च धन्यवाद।